नमस्कार। इंडिया के टॉप लीडिंग मैगजीन से एक्सप्रेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। और हमारे साथ हैं वह कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री उत्तराखंड हरीश रावत जी। हरीश रावत जी, बागेश्वर उपचुनाव अपने अंतिम चरण में है, प्रचार के 24 घंटे का समय बचा हुआ है और लगातार आप एक हफ्ते से यहाँ पर कैंप कर रहे हैं और प्रचार कर रहे हैं। किस तरीके से इस चुनाव को आप देखते हैं? बागेश्वर के लोगों ने परिवर्तन का मन बना लिया। कांग्रेस पार्टी ने जिस क्षण बसंत कुमार को अपना उम्मीदवार घोषित किया, लोगों की धारणा बन गई कि अब 1-to-1 इलेक्शन होगा। और बागेश्वर में जब भी सीधी लड़ाई कांग्रेस और भाजपा में हुई है तो कांग्रेस विजयी रही है। इससे पहले त्रिकोणात्मक लड़ाई में वोट भाजपा के विरोध में पड़े ज़्यादा, लेकिन बढ़ गए और इसलिए भाजपा बाय डिफ़ॉल्ट जीत जा रही थी। तो लोग इंतज़ार कर रहे थे कि कोई स्थिति ऐसी आए ताकि भाजपा के मत कम हो और अपोजिशन के मत एक साथ जुड़ सके। और वो कांग्रेस ने जैसे ही बसंत कुमार को अपना उम्मीदवार घोषित किया तो उसके साथ ही ये भावना लोगों में फैल गई कि अब बसंत कुमार जीतेगा, कांग्रेस जीतेगी। एक इंडिया गठबंधन जो देश में बना है, जिसमें तमाम 27-28 पार्टियां हैं, उसमें कांग्रेस भी है और आम आदमी पार्टी भी है। बसंत कुमार जी इससे पहले आम आदमी पार्टी से चुनाव लड़े थे, इस बार कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे हैं। तो एक तरीके से लगता है कि गठबंधन की जो पहली सीट दिखाई दे रही है, हाँ, केंद्र से लेकर राज्य तक की, वो बागेश्वर उपचुनाव की है। तो हाँ, क्या ये जो परंपरा चलेगा आगे भी? एकाध पार्टी ने बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ अपना उम्मीदवार खड़ा किया है, उत्तराखंड क्रांति दल और समाजवादी पार्टी ने। और मैं समझता हूँ कि मतदाता उनका भी जो है अब गठबंधन के उम्मीदवार, जो उम्मीदवार जीतने का है उसके साथ आकर के खड़ा हो रहा है। क्योंकि ये गठबंधन केवल कुछ राजनीतिक दलों या नेताओं का गठबंधन नहीं हुआ है, बल्कि उनको सपोर्ट करने वाली, उनके साथ खड़ी जो शक्तियां हैं, सामाजिक शक्तियां हैं, उनका भी गठबंधन बना है। और ये भाजपा और मोदी जी की जो कुनीतियां हैं, उन कुनीतियों के खिलाफ बना है। संविधान बचाने के लिए, गांधी, नेहरू, अंबेडकर के सिद्धांतों को बचाने के लिए, आज़ादी के मूल्य और मान्यताओं को बचाने के लिए, आम आदमी की सरकार बने, आम आदमी के लिए नीतियां बने, उसके लिए सोच रखने वाले लोगों का गठबंधन है। सर, इस उपचुनाव में कांग्रेस निर्वाचन आयोग के पास गई 2 बार। क्या कारण रहा सर निर्वाचन आयोग के पास जाने के लिए शिकायत दी गई? हम तो 2 ही बार गए, हमको तो रोज़ वहाँ धरना देना चाहिए। यहाँ तो जो कुछ हो रहा है, आज यशपाल जी ने भी कहा कि आचार संहिता का खुला उल्लंघन हो रहा है। लीडर अपोजिशन कॉन्स्टिट्यूंसी से, बागेश्वर से 50 किलोमीटर दूर अपनी गाड़ी छोड़ करके किराए की गाड़ी में आ रहे हैं। और यहाँ के मंत्रीगण न केवल सरकारी गाड़ी में आ रहे हैं, बल्कि ढूंढ ढांग सब लेकर के चल रहे हैं। अब इससे खुला आचार संहिता का उल्लंघन क्या हो सकता है? सब ठेंगे में रख रहे हैं और धन बांटने में हो रहा है। हाँ, क्या आरोप है? वाकई में हो रहा है। बल्कि खोजी पत्रकारिता के लिए ये इससे और कोई गोल्डन अपॉर्चुनिटी है नहीं। इससे तो चुनाव आयोग के ऊपर भी आक्षेप आ रहा है। और मंत्रीगण खुलेआम, मतलब हर गांव में 1-2 आदमी डेजिग्नेट कर दिए हैं जिनको पुलिस का संरक्षण है, जो वहाँ शाम को सबको चढ़ना मृत्यु पिला रहे, शराब कर रहे। इसका मतलब है गांव-गांव में शराब का जखीरा पहुंचा दिया गया है। और पुलिस की गाड़ियों में वो शराब का जखीरा गाँव में पहुँच रहा है। धन बांटने के लिए अब मंत्रीगण चले गए हैं। बल्कि आज मुझे पब्लिक मीटिंग में आह्वान करना पड़ा कि जो व्यक्ति कल शाम के बाद से अपना झंडा बदल रहा है या अपनी पार्टी बदल रहा है या समर्थन बदल रहा है, तो ये समझो कि ये पैसे से खरीद लिया गया है।
तो इसका उस व्यक्ति का सामाजिक बहिष्कार करो करके। तो ये स्थिति है। मंत्रीगणों को एक ही काम सौंपा गया है कि किसी तरीके से हो, जो लोग बसंत कुमार के सपोर्ट में खड़े हैं उनमें से 50% लोगों को तुम अपनी तरफ धन दे करके खरीद लो करके। सर अभी कल लास्ट चुनाव प्रचार खत्म हो जाएगा 5 बजे के बाद, और सीएम का दौरा यहाँ पे है, 2 बार लगातार हो गया है, और आप ये आरोप लगा रहे हैं कि आप लोगों को अच्छे से प्रचार नहीं किया कर पा रहे हैं प्रचार, तो क्या अभी कांग्रेस दबाव में इन सारी चीज़ों को लेकर? नहीं, ऐसा नहीं है। हमारा कार्यकर्ता डट करके सामना कर रहा है। हाँ, हमारे पास संसाधनों की कमी है, हमारे पास संसाधन नहीं है। बसंत कुमार उम्मीदवार अच्छे हैं और संसाधन भी हैं उनके पास, लेकिन उनके संसाधन को सीज कर दिया गया है, उनके अकाउंट को सीज कर दिया गया है, ताकि मतलब इतना डरे हुए हैं कि वो संसाधन का उपयोग न कर सके। उनके खड़िया की माइन से जो मटेरियल निकला हुआ है उसके ऊपर खनन विभाग बैठा हुआ है, उनको उसके सेल इत्यादि नहीं करने दे रहा है। तो ताकि बसंत कुमार की पॉपुलैरिटी प्लस साधन प्लस कांग्रेस मिल करके चुनाव में जीत पाए, ये पूरी सरकार की शक्ति लगी हुई है, और उस शक्ति में कहीं कुछ कमी दिखाई दी है लगता है। तो इसलिए अब जो है, जो शक्ति पुरुष हैं राज्य के, वो खुद ही यहाँ आ गए हैं मुख्यमंत्री। परसेप्शन होता है कि उपचुनाव अक्सर जो सत्ताधारी पार्टियां होती हैं वो आसानी से जीत जाती हैं। पहली बार ऐसा देखा जा रहा है कि इसमें मुख्यमंत्री से लेकर तमाम बड़े लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं, और इस चुनाव पे एक तरीके से बड़ा ही हाइप दिया जा रहा है, यहाँ से लेकर दिल्ली तक इस चुनाव की गूंज है। तो ऐसा क्यों हो रहा है कि एक छोटे से उपचुनाव को लेकर पूरी सरकारी मशीनरी लगा दी जाती है, देखिए पूरे पार्टी के नेता लगा जाते हैं? कांग्रेस के नेतृत्व ने, स्टेट नेतृत्व ने, जिसमें पीसीसी प्रेसिडेंट, सीएलपी लीडर सब लोग हैं, इन लोगों ने एक बहुत ही विचारपूर्ण फैसला किया कि बसंत कुमार जी ने जब प्रस्ताव रखा तो इन्होंने बिना हिचक उस प्रस्ताव को अपना आशीर्वाद दे दिया। तो एक रणनीतिक जीत हमारी उसी समय हो गई। उसी समय परसेप्शन ये चला गया कि बागेश्वर कांग्रेस जीत रही है। इतिहास उसकी पुष्टि कर रहा है, क्योंकि जब भी स्टेट फाइट हुई है बागेश्वर में तो कांग्रेस जीती है। तो लोगों को लगा कि हाँ, अब इतिहास बन सकता है फिर 18 साल के बाद। तो इसलिए जो परिवर्तन की आकांक्षा रखने वाले थे, जो बदलाव की आकांक्षा रखने वाले लोग थे, जो चाहते थे कि यार ये बहुत हो गया, ये तो कब्ज हो गई है पेट में भाजपा की जो है, अब ये निकलनी चाहिए, तो वो सब लोग जो है मुखर हो गए। उन्हें कहा नहीं, आ गया जाऊँ अब। तो इसलिए जितने परिवर्तन चाहने वाले लोग थे, जो किसी कारणवश इस दबाव में, उस दबाव में, या कहीं आवश्यक परिस्थितियों को न देख करके चुप हो जाते थे और भाई जो होना है होने दो कहते थे, वो सब होने दो, हो जाने दो यार, अब क्या करें, हो ही नहीं सकता। वो सारे लोग अब मुखर हो गए, वो सब एकजुट हो गए। तो ये एकजुटता कांग्रेस की एकजुटता नहीं है, बल्कि नीचे धरातली एकजुटता भी है। एक सवाल बदलाव, आपने अभी एक सवाल किया बदलाव का। अक्सर देखा गया है उत्तराखंड की राजनीति में, जो भी 20 साल पहले कोई भी मुख्यमंत्री 5 सालों तक शासन संभव नहीं हो पाया, लगातार बदलते। बीजेपी ने 3 मुख्यमंत्री पिछले 5 कार्यकाल में बदला। अब ये मुख्यमंत्री हैं और एक तरीके से उपचुनाव उनकी एक अग्नि परीक्षा के तरीके दिखाई दे रहा है। तो इस अग्नि परीक्षा को अगर वो पास नहीं करते हैं तो क्या आपको लगता है कि आने वाले समय में? मेरा तो अपना मानना ये है, मैं उत्तराखंड के साथ इतना असहिष्णु नहीं होना चाहता, और इतना उत्तराखंड के साथ इतना अन्याय नहीं होना चाहिए कि जो मुख्यमंत्री बने वो 5 साल में चले। हम तो पहले भी कहते रहे, जब त्रिवेंद्र सिंह थे, त्रिवेंद्र 5 साल, और काश यदि वो 5 साल रह गए होते तो 2022 के अंदर भाजपा साफ हो जाती। लेकिन भाजपा ने एक चेहरा नहीं बदला, दूसरा चेहरा भी बदल दिया, और इसलिए जो अकाउंटेबिलिटी थी स्पष्ट तौर पर,
वो लोगों को चेहरा बदल करके उसको लेकर सरकार इस पर डिस्कशन कर सकती है। तो ये कई सवाल है कि ये विशेष सत्र क्यों लाया गया, जबकि अभी मानसून सत्र खत्म हुए महीनों नहीं बीते। चीन के नाम से तो मोदी जी चुप हो जा रहे हैं, जबकि उनके कमांडर्स कह रहे हैं कि जब तक देवशांग और डेमचेक से फौजें वापस नहीं होंगी चीन की, तब तक संबंध सामान्य नहीं हो सकते। उनके मंत्रीगण कह रहे हैं। तो जब वो हमारे यहाँ आए नहीं, हमारी ज़मीन कब्जे में नहीं है, तो फिर पीछे क्यों हटेंगे भाई? क्यों पीछे हटने की बात कर रहे हो? क्यों फिर संबंध सामान्य नहीं कर रहे हो? देखिए, चीन बहुत बड़े हिस्से में घुस गया है और उसके बाद उसने अरुणाचल को अपना पूरा वो बना दिया है। जो सैटेलाइट्स हैं उनके जो तस्वीरें आई है, उनमें अक्षय चीन के एरिया के अंदर अंडरग्राउंड बंकर्स बन रहे हैं, दूसरे बन रहे हैं। मतलब एक बड़ी लड़ाई की तैयारी चीन कर रहा है, ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है। और हमसे उन्होंने कह दिया है कि हिम्मत है तो आओ लड़ो चीनो। और हम कह रहे हैं मोदी जी भाई हम आपके साथ हैं। सीमा के सवाल पर चीन हमारी सीमा के अंदर घुसा है, राष्ट्रीय स्वाभिमान के प्रश्न पर हम आपके साथ हैं। लेकिन हम जैसे ही चीन की बात कर रहे हैं कि भाई उसको चीन हमारी सीमा में घुस गया है, तो सारी भाजपा कह रहे नहीं घुसा। और दूसरी तरफ उनके कमांडर से लेकर के उनके मंत्रीगण कह रहे हैं कि चीन जब तक देवशांग और डेमचेक से पीछे नहीं हटेगा तब तक संबंध सामान्य नहीं हो सकते। तो एक विरोधाभासपूर्ण स्थिति है चीन के उसको लेकर। और हमने तो ये भी कह दिया है कि यदि आप चाहो तो ऑक्यूपाइड कश्मीर में भी आप कर लो। इस समय पाकिस्तान उलझा पड़ा है, एक बर्बाद स्थिति में है, और इससे बेहतर मौका भारत के पास नहीं है जब आप ऑक्यूपाइड कश्मीर को ले सकते हैं। हम सीमा के मामले में, राष्ट्रीय स्वाभिमान के मामले में कांग्रेस भाजपा के साथ है, लेकिन आप सत्ता में हो, निर्णय आपको करना है। तो ये विशेष सत्र को लेकर एक और चीज़ है कि अभी 200 रुपये सिलेंडर पे कम कर दिया, उज्ज्वला को 400 रुपये कम कर दिया, जबकि कुछ कांग्रेस की सरकारें पहले भी अपने यहाँ, चाहे हिमाचल और राजस्थान की बात करें, 500 रुपया सिलेंडर घटाया। क्या एक दबाव था सरकार के ऊपर इस तरीके से, जहाँ पर कांग्रेस की गवर्नमेंट 500 रुपये सिलेंडर कम किए थे, वही दबाव था कि इनको 200 रुपये कम करने पड़े? मैं 29-30 दिन किसी आदमी से बेगार लेता रहूं, 8 घंटे के बजाय 12 घंटे काम करवाता रहूं, खाने को न दूं, और आखिरी दिन खूब अच्छा खाना भी खिला दूं, और उसको तनख्वाह भी खूब दे दूं, तो क्या उसकी पूर्ति हो जाएगी? आपने 9.5 साल गैस के दाम आसमान पहुंचा दिए, लोगों को लूट लिया आपने 9.5 साल। पेट्रोल डीजल में आपने लूट लिया, दूसरी महंगाई में आपने लूट लिया, गैस तेल में लूट लिया, दालों में लूट लिया। कोई चीज़ है जिसमें लूटा नहीं है। और अब चुनाव आते देख करके यदि आप 200 रुपया घटा दे रहे तो, और लोग समझ रहे हैं कि भाई ये तो राहत दे दी, तो फिर लोग बड़े मुगालते में हैं। और देखिएगा आप, देखिए मोदी जी और उनकी सरकार जिस कार्टेल के चंगुल में है, ये एक 30,000 35,000 बड़े व्यापारियों का एक समूह है, अरबपति खरबपति, वो इस सरकार का संचालन कर रहे हैं। ये सरकार उनका इन्वेस्टमेंट है और ये उनको कमाई कर रहे हैं। यदि तेल के दाम नहीं बढ़ेंगे, डीजल पेट्रोल के दाम नहीं बढ़ेंगे, तो ये जो पंप खुल रहे हैं, आप देख रहे हैं नए पंप सब जगह जो है, ये किनके पंप है? इनमें वही कार्टेल काम कर रहा है। एक अंबानी जी का है, एक अडानी जी का है। उनके धड़ाधड़ पेट्रोल भी पंप भी खुल रहे हैं। पैरेलल एक तरफ हमारी गैस इंडिया लिमिटेड है, गैल की, उसकी पाइपलाइन है, और दूसरी तरफ उसके पैरेलल जो है पाइपलाइन, ये दोनों अडानी अंबानी के कंसोर्टियम। सरकारों का आरोप लगते रहे कि व्यापारी ही सरकार चलाते हैं। पहले भी देखिए पहले
व्यापारी जो है सरकार चलाते नहीं थे, बल्कि सरकार व्यापारियों को चलाती थी। आज व्यापारी सरकार को चला रहे हैं। ये अंतर है। हम लोग व्यापारियों से काम लेते थे और उनको कंट्रोल में रखते थे ताकि मूल्य नियंत्रित रह सकें और जन कल्याण की जो योजनाएं हैं वो लागू हो सकें, साथ साथ व्यापार भी पनपे देश के अंदर जो है, और गरीबों के लिए, आम आदमी के लिए नीतियां बने। आज उल्टा हो रहा है। आज तो उनके लिए नीतियां बन रही हैं और आम आदमी का उपयोग हो रहा है ताकि वो और मालदार हो सकें, वो और पैसा कमा सकें। ये साफ दिखाई दे रहा है, ये नीतिगत बदलाव। इसीलिए हम कहते हैं कि ये आम देश के आम आदमी बनाम 30,000 40,000 बड़े पूंजीपति लेड बाय श्री अडानी अंबानी के नेतृत्व में, बल्कि हमको तो कभी कभी लगता है कि मोदी जी उनका मुखौटा तो नहीं है। एक बात और इससे आती है कि जब इस बार मोदी जी लाल किले से अपना भाषण दे रहे थे तो उन्होंने कहा कि हमको तीसरे टर्म में हम तीसरी अर्थव्यवस्था देश की बना देंगे, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी हो जाएगी। अगर हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ जाने की बात करते हैं तो हमें नए उद्योग, स्टार्टअप और तमाम बड़े उद्योगों की ज़रूरत तो पड़ेगी। बगैर इसके तो हम अपनी इनकम बढ़ा नहीं सकते। और तीसरी अर्थव्यवस्था बनने के लिए ज़रूरी है कि निवेश आए, निवेश लगे कहीं से। तो अगर सरकार ये दिखाई देगी कि बिजनेस विरोधी है तो फिर ये निवेश कैसे है? देखिए 2004 में जब श्री मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री बने तो देश की अर्थव्यवस्था 1.25 ट्रिलियन डॉलर की थी। जिस समय हमने सत्ता सौंपी उस समय हम 2.45 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था थी। आज 10 साल होने को आ रहे हैं, तो होना तो ये चाहिए था कि यदि हमारे 10 साल के अंदर हम दुगनी कर गए अर्थव्यवस्था को, तो इनको भी दुगना कर देना चाहिए था। इसका मतलब है यदि हम आज 3.25 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था है तो ये जो आर्थिक विकास है वो धीमा पड़ गया है, नंबर 1। नंबर 2, विकास या आर्थिक तरक्की यदि समावेशी नहीं है तो बेमानी है। हमारे समय में 27 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से बाहर आए, आज उनमें से 24 करोड़ लोग रिवर्स हो गए। आपने उनको फिर गरीबी की रेखा के अंदर धकेल दिया। तीसरा उदाहरण मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो हमारा नहीं यूएनडीपी के आंकड़े हैं कि दुनिया के अंदर पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति औसत आय में भारत 128वें नंबर पर है। आप बांग्लादेश से भी पीछे हैं प्रति व्यक्ति औसत आय में। आप नेपाल ही आपसे केवल पीछे है अपने पड़ोसियों के अंदर। तो ये कैसी तरक्की है, ये कैसी तरक्की है जो प्रति व्यक्ति औसत आय में रिफ्लेक्ट नहीं हो रही है? उसमें क्यों नहीं आ रही है? यदि गोपा धपोला की भी आय बढ़ जाए, मनोज तिवारी की भी आय बढ़ जाए, प्रति व्यक्ति औसत आय बढ़ जाए, मोहनलाल की भी बढ़ जाए, तो हमको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इनकी आय तो सिकुड़ रही है, इनकी आय सिकुड़ रही है। और अडानी जो 609 नंबर पर था 2014 के अंदर, वो आज के दिन दुनिया के दूसरे नंबर पर पहुंच गया, बल्कि अभी तक तो नंबर 1 हो गया होता यदि बीच में हिंडनबर्ग नहीं आ गया होता। उसने अपने नाम के अनुसार जो है वो हिंडरेंस डाल दी, वो हिंडरेंसबर्ग हो गया, नहीं तो अडानी जो है आसमान पर पहुंच गया होता। तो ये है देश की अर्थव्यवस्था की हकीकत। मैंने आंकड़ों के साथ आपके सामने रख दी। एक सवाल जो बहुत ज़रूरी है वो इसलिए क्योंकि गठबंधन इंडिया का बन रहा है, लोकसभा चुनाव आ रहा है, आम आदमी पार्टी ने चुनाव यहाँ लड़ा था विधानसभा का, और दिल्ली के आपने देखा कि दिल्ली में लोकसभा चुनाव को लेकर एक कन्फ्लिक्ट दिखाई दिया आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में। यहाँ भी 5 लोकसभा सीटें हैं, तो क्या आम आदमी पार्टी और आपके बीच इस यहाँ गठबंधन में सीट शेयरिंग का एक लॉजिकल बात है कि जब तक एक कोऑर्डिनेटेड कैंडिडेट नहीं आता है, आप
भी एक राजनीतिक दल है, कांग्रेस भी एक राजनीतिक दल है, टीएमसी भी एक राजनीतिक दल है, समाजवादी भी एक राजनीतिक दल है। हर कोई अपनी अपनी पार्टी को मजबूत करेगा। हम उन पार्टियों के साथ, अलायंस की पार्टियों से ये तो नहीं कह सकते कि भाई साहब आप अपने को मजबूत न करिए। यदि आप दिल्ली के अंदर अपने को मजबूत कर रही है तो कोई दिक्कत नहीं है। हमारी पार्टी के नेता यदि अपने को मजबूत कर रहे हैं बूथ लेवल पर और जिला लेवल पर तो कोई अर्ज नहीं है। हाँ, जब इंडिया का लीडरशिप तय कर देगा कि उम्मीदवार कौन है तो फिर उस दिन हम 7 की 7 सीटों पर दावा नहीं करेंगे। उस दिन जो है, जो लीडरशिप का आदेश होगा उसका पालन करेंगे, और उधर केजरीवाल का जो आदेश होगा उसका पालन करेंगे। केजरीवाल या ममता या टीएमसी किसी ये वो करेंगे जो इंडिया की कोऑर्डिनेशन कमेटी तय करने का काम करेगी। तो इसलिए अभी तक जब तक सारे उम्मीदवार तय नहीं हुए तो राजनीतिक दल अपने को जो है, जो मर्ज नहीं कर रहे हैं, जो अलायंस बना रहे हैं, वो अपने को मजबूत करेंगे। वो स्वाभाविक सी प्रक्रिया है। आप पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ को थोड़ी रोक सकते हैं। हम ये तो नहीं कह सकते कि साहब हम एक के खिलाफ एक लड़ेंगे और तब तक जो है सब हाथ में हाथ रख करके बैठ जाओ। हमारी तरफ देखे रहो कि मुंबई में क्या होगा, अब दिल्ली में क्या होगा। तो सब राजनीतिक दल अपनी गतिविधियां करेंगे। सर, जो अभी आप एक नारा लेके चल रहे हैं कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं, वो चल रही है सर? हाँ, वो तो अब तो हमारी मोहब्बत की दुकान की अमेरिका में भी मांग हो गई है, अब तो यूरोप में भी मांग हो गई है। अब तो कई लोग कह रहे हैं कि भाई साहब रूस की तरफ भी दिखाओ ये मोहब्बत की दुकान को, जो है शायद हो सकता है रूस और यूक्रेन के बीच में भी मोहब्बत की दुकान का फॉर्मूला देना पड़ेगा। ये तो दुनिया के अंदर जो एक इस समय दुनिया बड़ी कन्फ्लिक्टिंग दुनिया हो गई है। हर तरफ उष्णता है, उग्रता है। भारत के अंदर ऐसा लग रहा है जैसे भारत का स्वभाव उग्र हो गया है, एक दूसरे से लड़ रहा है। रोड रेज की घटनाएं ज़्यादा, हाँ, रोड रेज की घटनाएं ज़्यादा हो रही है, नफरत की बातें ज़्यादा हो रही हैं, असहिष्णुता की बातें ज़्यादा हो रही है। हम तो राहुल गांधी जी को बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। कितने सीधे शब्दों में उन्होंने कहा कि मैं इस नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान लिए चल रहा हूँ करके। और आज यदि मोदी जी को रात को सपने में भी कोई चीज़ नज़र आ रही है तो मोहब्बत की दुकान नज़र आ रही है। सर, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ सर, एज ए जर्नलिस्ट भी पूछना चाहता हूँ, और जनता का भी एक सवाल रहता है हमेशा, और देखा भी गया है जब चुनाव आते हैं सर, माहौल पैनिक सा होता है। ये कब तक चलेगा? ये हमारे समय में नहीं होता था। हमारे समय में लोकतंत्र का उत्साह दिखाई देता था। इनके समय में पैनिक है। हर कोई मुझसे, आज ही मुझसे 3 लोगों ने कह दिया कि साहब वो जीत तो रहे हो, कहीं ईवीएम में तो गड़बड़ नहीं हो जाएगी। हर आदमी डरा हुआ है। कांग्रेस, हर आदमी डरा हुआ है। लोग कह रहे हैं कि गठबंधन बना रहे हो, ये ईवीएम का क्या होगा? हाँ, एक आशंका है लोगों को, इनके धन शक्ति पर आशंका है। इनके हर कदम पर, देश में ये पहले प्रधानमंत्री हैं जिनके हर कदम पर लोग संदेह करते हैं। तो आप प्रधानमंत्री हो सकते हैं, मगर आप जब तक अपने साथ विश्वास नहीं पैदा करेंगे, तो मोदी जी ने विश्वास को तोड़ दिया है। उन्होंने विश्वास को चकनाचूर कर दिया है। और लोग, हमने विश्वास बढ़ा के रखा है। यदि विश्वास बढ़ा करके रखा होता तो फिर हमको ये मोहब्बत की दुकान की जरूरत क्यों पड़ती है? ये सोच क्यों? राहुल गांधी जी कन्याकुमारी से लेकर के कश्मीर तक चले। आप अंदाज लगाइए कि जिस कश्मीर के अंदर आप बुलेट प्रूफ गाड़ी और जैकेट के अलावा जा नहीं सकते थे, वो एक टी-शर्ट और पैंट पहन करके घूमे। और जब उनसे मिलने आए नौजवानों से, उन्होंने कहा कि मैं तो ये डराया जा रहा था मुझको कि आपकी छाती को छलनी कर दिया जाएगा, मैंने कुछ नहीं अंदर लगा रखा है। लेकिन आपने, मैं वही कह रहा हूँ, आप ऐसा
आपने ऐसा क्या बदलाव आया, क्या देखा? उन्होंने कहा आप हमारे पास विश्वास की धारणा लेकर के आए, आपने विश्वास किया है हम पर कि कश्मीर में मैं जाऊंगा, मेरे अपने हैं, वो मुझको छलेंगे नहीं, मुझको मारेंगे नहीं। तो आप जब विश्वास लेकर के आए हैं तो हम आपको विश्वास दे रहे हैं। अब रहा सवाल राहुल गांधी जी के लाल चौक में झंडा फहराने से पहले मोदी जी ने भी झंडा फहराया था, लेकिन उन्होंने बख्तरबंद गाड़ी के अंदर जाकर के मोदी और बुलेट प्रूफ जैकेट के अंदर फहराया था। उन्होंने जहां से एड्रेस किया था वो उसके आगे सारे शीशे की चीजें लगी हुई थी और सारा आसमान शील्ड था। और राहुल गांधी जब बोले थे तो सब चीज खुली हुई थी, यहाँ तक कि आसमान भी खुला हुआ था, खूब जम करके बर्फबारी हो रही थी। तो ये अंतर पैदा हुआ। लगाते हैं कि जब हमने धारा 370 हटाई उसी के बाद भी हुआ है, इतना आसान हो पाया कश्मीर में जाना। कांग्रेस के प्रवक्ता प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बातें बोलते तो आप डर क्यों नहीं हो? वहाँ चुनाव क्यों नहीं करवा रहे? यदि आपको ऐसा जादू का मंत्र मिल गया है तो आप वहाँ चुनाव करवा दीजिए। आप लद्दाख में तो कुछ चुनाव करवा रहे हैं ताकि जवाब दिया जा सके, तो आप जम्मू कश्मीर में चुनाव क्यों नहीं करवा दे रहे? कश्मीर घाटी में चुनाव करवा दो, सुप्रीम कोर्ट आप अपने आप जवाब मिल जाएगा कि हम सही हैं या तुम सही हो। अब आखिरी सवाल फिर से हम चाहेंगे कि बागेश्वर के उपचुनाव से ही हो, क्योंकि अब बहुत ही कम समय है बागेश्वर उपचुनाव लेकर। इस उपचुनाव की गंभीरता इससे देखी जा रही है कि तमाम बड़े मंत्री भी लगे हुए हैं बीजेपी की तरफ से, और ये जीत आपको एक नई ऊर्जा भी दे सकती है। तो इसके बाद लोकसभा है, तो इस चुनाव को लेकर क्या अब आखिरी क्या राय देना चाहेंगे जनता को? देखिए, बागेश्वर ने सत्ता के घमंड को चूर करने का फैसला कर लिया है। बल्कि हरीश रावत, यशपाल आर्या, कुंजवाल, गोदियाल, नौटियाल, सब हम लोग जो है अब केवल निमित्त मात्र हैं। हम अपना अभी रोल प्ले करके जा रहे हैं। इनके कितने ही मंत्रीगण आ जाएं, कितनी ही सत्ता आ जाए, धामी जी यहाँ पूरी सरकार लेकर के भी आ जाते हैं, तो अब पराजय बागेश्वर के चुनाव में भाजपा के लिए लिख दी गई है। सर, क्या आप तो सही से मॉनिटर कर पा रहे इस चुनाव में? आपकी पार्टी के सही से मॉनिटरिंग कर रहे हैं? ये तो आरोप लगता है ईवीएम बदल गए या कोई ऐसा धांधली हो गई। अब देखिए, अब ये जनता में जो बदलाव आता है ना, तो उस बदलाव का फिर मुकाबला बड़ा कठिन हो जाता है। ये ईवीएम से 5-7 हज़ार वोटों को गड़बड़ करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, तो वो जो है जनता पूरी कर दी। जनता ने ठान ली है। और मैंने पहली बार बहुत लंबे समय बाद कांग्रेस के लिए ऐसा उत्साहपूर्ण वातावरण देखा है। हमारे कार्यकर्ता, आज मैं देख रहा था, जो लोग कुर्सियों में बैठने में वो करते थे, आज नीचे मीटिंग में चटाई भी नहीं बिछी हुई थी। परसों बाजार में दुनिया भर के लोग चलते हैं, गंदगी होती है, लेकिन सारी महिलाएं, पुरुष जो है उसमें बैठे हुए थे। नेतागणों ने, किसी ने वो नहीं किया। ऐसी कुर्सियां थी जो कुर्सियां सबसे सस्ती हो सकती थी, वो कुर्सियां जो है वहाँ कांग्रेस की मीटिंग में लगाई गई थी। लेकिन हर कोई ये मान रहा था, जो कुर्सी में बैठा था वो भी धन्य मान रहा था, जो नीचे बैठा था वो भी अपने को धन्य मान रहा था, और जो सुन रहे थे वो भी धन्य मान रहे थे। ऐसी ये असामान्य परिस्थितियां जब होती हैं, जब जनता बदल जाती है ना, तो मिजाज भी बदल जाता है। नहीं तो चुनाव के वक्त में हम तो सब लोग चुनाव लड़ते हैं भैया, लोग ये समझते हैं आज नखरे नहीं दिखाएंगे तो कब नखरे दिखाएंगे। और आज बागेश्वर में ये हालत है कि हम लोग नखरे दिखा रहे हैं, नेता लोग, कैंडिडेट भी नखरा दिखा रहा है, कार्यकर्ता नखरा नहीं दिखा रहा है। वो सुबह ही झंडा लेकर के तो तैयार हो जा रहा है, कह रहा हम आ गए हैं, चलो कहाँ चल रहा है करके। तो आज बहुत कांग्रेस के अंदर उत्साहपूर्ण वातावरण है, तो ये वातावरण हमको जीत की तरफ लेके जाएगा। तो ये कि हमारे साथ वरिष्ठ नेता हरीश रावत जी, और इनका कहना था कि ये उपचुनाव इस प्रदेश की राजनीति में एक बड़ी बदलाव की तरफ लेके जाएगी, और कांग्रेस जो अब तक
ये मान के चल रही थी कि इस उपचुनाव जो है ज़्यादातर सत्ता पार्टियां जीतती है, वो इस बार जनता यहाँ की इस पूरे उपचुनाव को बदल के रख देगी। और यही कारण है कि लगातार उत्साह देखा जा रहा है कार्यकर्ताओं में भी और पार्टी के शीर्ष नेताओं में भी। धन्यवाद आपका, अपने इतना बहुमूल्य समय दिया हम लोगों को।